के चरणों में वंदन करते हुए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। गुरुजी से मेरा बड़ा पुराना परिचय है और मुलाकात भी बहुत पुराने लंबे समय बाद हुई है। गुरुजी को मैं स्मरण करा रहा था कि लंबे बाल, काले बाल, दाढ़ी नहीं होती थी उस टाइम, बड़े युवा अवस्था के अंदर होते थे। तो बड़े लंबे टाइम बाद मुलाकात हुई, एक बार तो पहचान भी नहीं पाए। फिर दोबारा गूगल पर सर्च किया कि वही गुरुजी है क्या ये, तो कंफर्म हुआ ये वही है। तो गुरुजी हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप इस क्षेत्र में लगातार हम सब के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। इस क्षेत्र की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए आप कथा के माध्यम से, भजनों के माध्यम से, विभिन्न और स्रोतों के माध्यम से जो हम कथा का जो श्रवण करते हैं, गुरुजी अपने भजनों के माध्यम से जो हमें बताते हैं, कथा जो हमें बताते हैं, इसका मतलब एक मनोरंजन का नहीं है। कथा के माध्यम से हम उस कथा में जो वर्णित जो पात्र हैं, चाहे भगवान कृष्ण का है कोई रोल हमारे बीच में आता है, कि राम का रोल हमारे बीच में आता है, कोई और सन्यासी का, तपस्वी का, कोई क्षत्रिय का रोल हमारे बीच में आता है। तो कथा बताने का जो असल जो मकसद है वो है कि कथा के माध्यम से वो चीजें जो उत्तम चीजें हैं, समाज के संस्कार से जुड़ी चीजें हैं, वो हम हमारे जीवन में धारण कैसे कर सकते हैं। तो गुरुजी आपने विभिन्न कथानक के माध्यम से जो क्षेत्र के लिए जो आपने किया है, आप बड़े लंबे समय से फतेहाबाद भी आपने कथाएं की है और क्षेत्रों में आपने कथाएं की है। डांड जैसी पवित्र धरती पर भी आपके चरण यहाँ आए, तो इसके लिए आपका वंदन है। तो ये जो चीजें हैं, ये कोई सामान्य विचार से जुड़ी चीजें नहीं है। मैं देख रहा हूं इस प्रांगण के अंदर मेरी माओं की संख्या, बहनों की संख्या बहुतायत मात्रा में है। इलाके के बड़े प्रतिष्ठित लोग, गांव के बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं यहाँ। और विशेष जो इस देश की ताकत है, इलाके की जो शान है, युवा वर्ग की संख्या इस गांव में देखने को हर बार ही मिलती है जब मैं आप लोगों के बीच में आता हूँ। तो मैं इस चीज के लिए धन्यवाद करता हूँ, इस शानदार व्यवस्था के लिए गौशाला कमेटी का भी, और आदरणीय कोटलिया साहब का, आपके ग्राम मुखिया जी का, सरपंच साहब का, चंद्रमोहन जी का, इनके सहयोग से, ग्राम पंचायत के पूर्ण सहयोग से, गौशाला कमेटी के सहयोग से हम सब लोग एक भव्यपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन भी कर रहे हैं और गुरुजी के आशीर्वचनों को भी हम स्वीकार कर रहे हैं। इलाके की डिमांड हमारे बीच में थी पहले, किसी कारणवश वो पूर्ण नहीं हो पाई, 2 लगातार चुनाव बीच में रहे। तो गुरुजी 11 लाख रुपया हमारी ओर से पहले अनाउंस था, तो उसमें गौशाला कमेटी को यह किया था कि उस 11 लाख रुपए में जो इनको शेड बनवाने की जरूरत है या और इनको कहीं किसी प्रकार के कोई कार्य की जरूरत है, तो वो जिला परिषद से सहयोग ले सकते हैं उस चीज के लिए। तो अभी आपके श्रीमुख से एक आदेश आया था कि यहाँ शेड की है ना बड़ी जरूरत है। हम लोग भी महसूस करते हैं कि इतने बड़े प्रांगण के अंदर ताली बजा दो, इतने बड़ी गांव की सामाजिक व्यवस्था के अंदर कुछ इस प्रकार की व्यवस्था अगर थोड़ी सी हो जाए कि जहां हम लोग बैठे हैं, जहाँ एक शेड लग जाए, तो मौसम कई बार हमारे अनुकूल नहीं होता, गर्मी ज्यादा हो जाती है, कई बार सर्दियां होती है, कई बार इस प्रकार के भव्य कार्यक्रम चल रहे हैं, तो बरसात का भी कई बार मौसम ऐसा हो जाता है। तो अगर एक शेड ठीक लग जाए तो हमें लगता है कि ये व्यवस्था ठीक हो सकती है सारी। तो आपके जिला पार्षद श्री बाल सिंह जी हमारे साथ ही हैं। तो बाल सिंह जी ने जैसे गुरुजी का आदेश आया श्रीमुख से, तो इन्होंने हरी झंडी दे दी कि सुभाष जी को तो लगाना होगा। तो मैं धन्यवाद करता हूँ बाल सिंह जी का भी कि ये जो शेड है आप लोगों का, तो अप्रैल के अंदर जो हमारे पास जो ग्रांट रिसीव होगी वो हम आपका काम शुरू करवाएंगे। इसके लिए इसमें गुरुजी ने एक बात कही थी, ये कल आप शुरू करेंगे। तो गुरुजी आपसे निवेदन है कि आप कल शुरू ना करें, आप अप्रैल में शुरू करेंगे ये काम, आप हमारे जिले में करेंगे। इसके अलावा एक बात मैं मेरी माओं से, बहनों से भी करना चाहता हूँ। बात इसलिए कि संख्या आज खूब है आप लोगों की, समय का अभाव है, समय की अपनी एक मर्यादाएं हैं, लेकिन हमें भी बड़े कम मौके मिलते हैं, इस प्रकार के मंच कम मिलते हैं कि हम अपनी बात ठीक तरीके से रख पाए आप लोगों के बीच में। इस क्षेत्र के विकास के लिए, उन्नति के लिए जितना योगदान हमारे बुजुर्गों का रहा है, तपस्वियों का रहा है, हमारे क्षत्रियों का रहा है क्षेत्र के विकास के लिए, उतना योगदान हर घर में उस माँ का भी रहा है जिसने अपनी मेहनत से, खून से सींच कर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए अपना सुख चैन उस लोग महिला ने त्यागा है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि हमारे घर आंगन में जो बच्चे खेल रहे हैं,
जो बेटियां बेटे हमारे आंगन में जो युवा अवस्था के अंदर जो जा रहे हैं, इन बच्चों की परवरिश हम सब के जिम्मे है कि उनकी ऐसी एक परवरिश कर दें कि वो बच्चे हमारे सामाजिक संस्कार के साथ साथ आधुनिक शिक्षा लेकर परिवार को तो आगे बढ़ाए वो बच्चे देश की ताकत भी बने। आज बेशक हमारी बेटियां बेटों की तरह ही कॉलेज में शिक्षा लेती है, स्कूलों में बराबरी का हक है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, एक ही सब प्रकार की व्यवस्था एक है, लेकिन सभी तमाम प्रकार की सुविधाओं के बावजूद भी आज भी बेटियों के लिए उतने मार्ग आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त नहीं है जितने होने चाहिए। और हमारा ये निजी मत है कि जब तक बेटियां अपने आप को सबल नहीं करेगी, अपने आप को ताकतवर नहीं बनाएगी, तब तक उनके अधिकारों की लड़ाई कोई और नहीं लड़ सकता, वो उन्हें खुद ही तय करनी होगी। आज अगर एक बेटी सिविल सर्विसेज में जाती है, बड़ी अधिकारी बनती है, सेना में जाती है, अध्यापक लगती है, पुलिस में लगती है, तो हर उस बात का बड़ा मन प्रसन्न होता है, हर उस बात को ताकत मिलती है जिसके आंगन में एक बेटी खेल रही है। जब वो अखबार में पढ़ता है कि फले गांव की फलाने की बेटी आज अफसर बन गई, भाई डीसी बनी है, इंजीनियर बनी है, पायलट बनी है, तो उसका बाप का भी सीना ऐसा चौड़ा हो जाता है कि मैं भी मेरी बेटी को इसी तरीके से पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाऊंगा। तो ये जो एक संकल्प है उस बेटी के कारण ऐसा हुआ कि हजारों बाप के अंदर हजारों माओं को हौसला उस एक बेटी ने दिया कि वो सफल हुई, चाहे खेल के क्षेत्र में क्यों ना हुई हो। लेकिन जब वही बात अखबार में अंदर कोई ऐसी बात पढ़ता है कि कोई ऐसी बेटी ने सामाजिक परंपरा का मान ना रखते हुए अपनी मर्जी से कोई ऐसा कदम उठाया, अपनी मर्जी से उसने घर बसा लिया, तो उसी बाप के माथे पर चिंता की लकीरें भी उभर आती है कि भाई ये जो तेरे आंगन में जो बेटी खेल रही है, कहीं तेरा भी ये नाक ना कटवा दे, तेरे माथे पर कनक ना ले आए। तो बेटियों बहनों, आपसे मेरा जो विशेष निवेदन है वो ये है कि इस इलाके की ताकत आप हो, इस इलाके की कमजोरी भी आप हो। एक बेटी कामयाब होगी तो वो हजारों बेटियों के लिए रास्ता खोलती है आगे बढ़ने का, हजारों बेटियों के लिए वो मजबूती का एक आधार स्तंभ बनती है, हजारों बेटियों के लिए प्रेरणा बनती है, हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों के लिए, भाइयों के लिए वो ताकत बनती है। वही अगर एक बेटी अगर सामाजिक दायरे से बाहर जाकर कोई भी किसी प्रकार का कोई काम करती है तो वो बेटी हजारों बेटियों के लिए रास्ते भी बंद करती है। मेरा आपसे विशेष निवेदन है, मेरी माओ से भी, मेरी बहनों से भी, कि सामाजिक व्यवस्था का जो बीजारोपण है बच्चों के अंदर, वो जो छोटी अवस्था में जब बच्चे हमारे बीच के अंदर हैं, वो उचित टाइम होता है कि हमारी सामाजिक व्यवस्था क्या है, हमारी परंपराएं क्या है, इसको निर्वाह बच्चों को करना कैसे है, इस सामाजिक ताने बाने को बढ़ाना कैसे है। कानून का अपना नियम है, कानून अपने हिसाब से चलता है, लेकिन कानून के साथ साथ हमारे समाज के भी तो नियम है। कानून तो 65 साल 70 साल पहले लागू हुआ है देश के अंदर, लेकिन हमारी जो परंपराएं हैं बड़ी गौरवशाली रही है, हजारों साल लाखों साल से हम उस परंपराओं का निर्वहन करते आए हैं। इन जैसे सदगुरुओं की दी हुई परंपराएं हमारे बीच में पनप रही है। तो जब तक हम बच्चों को शिक्षा के साथ साथ पारिवारिक संस्कार के साथ नहीं जोड़ेंगे, तब तक बच्चे हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे। गुरुजी अपने श्रीमुख से बता रहे थे कितने ही अनाथ आश्रम खुले हुए हैं, कितने ही वृद्धाश्रम खुले हुए हैं। अगर एक बच्चा पढ़ा लिखा बच्चा, इंजीनियर का बेटा, इंजीनियर बच्चे के बाप माँ बाप अगर किसी अनाथ आश्रम वृद्धाश्रम के अंदर है, तो कहीं ना कहीं उस माँ से, उस बाप से भूल जरूर हुई है कि वो बच्चों को वो शिक्षा ही नहीं दे पाया, जो संस्कार, जो सामाजिक ताने बाने को जोड़ सके, परिवार के साथ उस बच्चे को रिश्ता भी कायम कर सके। हमारे घरों में भी आज ऐसे हालात हो गए। मैं कोई बाहर का नहीं हूँ, इसी इलाके का ही बेटा हूँ, मैं बसीन गांव से हूँ। मैं सामाजिक ताने बाने की व्यवस्था को ठीक समझता हूँ। घरों के अंदर भी आज जो हमारे आंगन में जो बच्चे खेल रहे हैं, जो बेटियां हैं, बेटे हैं, 18 साल 20 साल 25 साल के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, हमारा और परिवार के साथ उनका कितना भी आपस में तालमेल है। एक आंगन में पलने के बाद, एक आंगन में खाने पीने के बाद, एक छत के नीचे रहने के बावजूद एक माँ और बेटी के अंदर वो ऐसा रिश्ता नहीं है कि माँ अपनी बेटी के साथ कोई ऐसी कोई बात कर ले या बेटी अपनी माँ के साथ कोई बहुत महत्वपूर्ण बात कर ले काम के अलावा। ये हमारे साथ भी ऐसा ही है। एक नौजवान बेटा अपने बाप के साथ कितनी चर्चा कर पाता है सामाजिक व्यवस्था को लेके, पारिवारिक व्यवस्था को लेके, काम के अलावा। ये जो एक छत के नीचे रहने के बावजूद हमारे बीच में जो दूरियां हैं, चाहे माँ बेटी के बीच की दूरी रही हो, चाहे बाप बेटे के बीच की दूरी रही हो, ये हम सब लोगों को विचार करने की जरूरत है। और आज इसी का ये परिणाम है कि जब बेटे बेटियां अपनी मर्जी से कोई घर बसाने का फैसला करता है जिसमें परिवार की सहमति नहीं है, तो सबसे बड़ा कारण यही है कि माँ अपनी बेटी को इतना अपने आप को लगा ही नहीं पाई नजदीक उसके कि वो बेटी अपनी माँ के साथ हर सुख दुख की बात भी कर सके। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, मेरी माओं से, बहनों से, कि सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करने की जिम्मेवारी आपकी जिम्मे है और हमेशा से रही भी है, रहने भी आप लोगों के जिम्मे है। तो इस व्यवस्था को आप लोग सब मजबूत कीजिएगा। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ।
जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। बहुत सुंदर।